मॉडल, मॉडल्स, परमाणु का नमूना, एटॉमिक मॉडल्स यानी परमाणु का नमूना। हमने पढ़ा था कि क्या हो गया, एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु का नमूना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई भी चीज बनती है तो शुरुआत में उतनी ज्यादा सफल नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकला उसके हिसाब से क्या किया था, अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। बात समझ में आया? तो उन्हीं मॉडलों के विषय में हम लोग को पढ़ना है, कौन कब कैसे क्या मॉडल दिए थे। तो उन सब मॉडलों को यानी कहा जाए कि समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा उनके द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था। बात समझ गया? उन मॉडलों को क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल्स कहते हैं। और ये क्या होगा, समय समय पे आपको पढ़ते रहना है। और ये भी वही चीज जैसे हिस्ट्री टाइप का है, कौन क्या खोज किया था, तो उसी प्रकार से है। तो सबसे पहले अगर इसमें मॉडल लिखोगे तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम नंबर 1 है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये थे जे थॉमसन, जे थॉमसन। ये है 1898, यानी कि जे थॉमसन ने 1898 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल, गोलाकार, स्फेरिकल शेप वाला होता है। स्फेरिकल शेप, इसका जो रेडियस है, रेडियस अगर देखेंगे तो 10⁻10 मीटर के आसपास होता है। क्या हो गया, जे थॉमसन ने 1898 में क्या किया था, अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था, अपना मॉडल। उन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं वह स्फेरिकल शेप पे होते हैं। स्फेरिकल समझते हैं, गोलाकार, स्फेरिकल मींस गोलाकार होते हैं। तो उन्होंने ये बताया, किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया। क्या बताया, परमाणु का जो ये देखो, ये सब हो गया स्फेरिकल, ऐसे गोलाकार बताया। और उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है, एटम है, क्या है, परमाणु यानी एटम है, उसमें पूरा जो धन आवेश होता है ऐसे समान रूप से वितरित रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, हम लोग चर्चा किए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होते हैं। क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे तरबूज में जो बीज लगे रहते हैं, जगह जगह धंसे होते हैं, उसी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या बताया, जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु का आकार जो होता है गोलाकार होता है। कैसे होता है, गोलाकार होता है। और उसमें जो धन आवेश होता है पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऋण आवेश होते हैं, वह जैसे तरबूज में जो बीज लगे होते हैं, उसका भी देखते हो, हमेशा तरबूज खाए होंगे तो उसमें जगह जगह बीज लगे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह समान रूप से वितरित रहते हैं। बात समझ में आया, क्या वितरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे लगे होते हैं, तरबूज के बीज के समान, तरबूज के बीज के समान ऐसे लगे रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानते हो कि कोई जो परमाणु होता है, वो विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश बराबर होते हैं धन आवेश। ऋण आवेश बराबर होते हैं धन आवेश के, मतलब जितना कमाया उतना खा लिया, एको पैसा नहीं बचा,
बात समझ में है? तो जितना ऋण है उतना ही धन आवेश होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए प्रमाण क्या होता है? उदासीन होता है। प्रमाण क्या होता है? उदासीन होता है। बात समझ में आया? और साथ ही साथ उन्होंने इसकी सबसे मेन बात बताया, उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु का जो भार होता है, मास, परमाणु का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है जिनके मॉडल के अनुसार। किसके मॉडल के अनुसार? जे थॉमसन के मॉडल के अनुसार कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। तो इसलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। किस मॉडल को? जे थॉमसन के मॉडल को। ठीक है, तो आपने पढ़ा, ठीक है, तो लिख लीजिए आगे। और उसका व्याप्त तो लिखा गया है 10 बटा माइनस 10। माइनस 10 का मतलब समझ रहे हो? माइनस 10 का मतलब सब समझते हो? समझ रहे हो ना? माइनस 10 का मतलब 1 बटा 1 क्या 10 0। बात समझ में आ? चलो ठीक है, आगे और ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली distributed an electron are embedded में धंसे जाते हैं, embedded into it such manner as to give the most stable electrostatic arrangement. Arrangement. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे समान से वितरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड धंसे होते हैं। कैसे? इन सच मैनर, ऐसे तरीके से, एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, ये सबसे ज्यादा अस्थायी व्यवस्था उनकी होती है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल। मॉडल। बात समझ में आ गया? यहां तक की कोई दिक्कत? डिलीटेड। ठीक है, और आगे लिखेंगे, इसमें कह सकते हैं an important feature, important feature of this model is that of the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed
distributed over the atom. महत्वपूर्ण फीचर, एन इम्पॉर्टेंट फीचर, महत्वपूर्ण क्या है, गुण है इसका, ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का महत्वपूर्ण क्या है, गुण है, क्या है, जिसके अनुसार इज दैट द मास, समझते हैं मास क्या हो गया, ऑफ द एटम क्या हो गया, एज्यूम्ड बने माना जाता, माना गया, मानते थे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित था, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जे थॉमसन बात समझ में आया। और देखोगे इसलिए इस जो मॉडल है उसको ढेर सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कह सकते ये नाम है, ये देखो पाल्म फंडिंग, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, रेजीन RAAS, रेजीन फंडिंग, या एक और नाम है इसका वाटरमेलन मॉडल, इतने नाम से जाना जाता है। और फंडिंग, रेजिन फंडिंग या वाटरमेलन मॉडल, इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये देखो जरा ऐसे बना के स्पेशल बना के, ये है थॉमसन को क्या हो गया, वाज अवार्डेड, सम्मानित किए गए, किसे, नोबेल प्राइज, वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए फॉर फिजिक्स in 1906 for his theoretical and experimental investigation on the क्या हो गया, conduction of electricity by gases, ठीक हो गया। अब देखो ढेर सारे नाम से जाना गया तो तुम लिख ही लिए। अब लिखा गया है थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, याद है तुमको, नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है, विश्व का सबसे बड़ा प्राइज है, 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, बात समझ में आया। तो उसमें देखो क्या हुआ है, इनको थॉमसन वाज अवार्डेड फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 1906 में मिला था, ठीक है। अब क्यों मिला था, अब ये अगर सोचे आदमी की इसकी वजह से मिला था, इस क्षेत्र में नहीं मिला था, किसके लिए मिला था, लिखा है फॉर थियरिटिकल यानी गणनात्मक, थियरिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस,
यानी कि गैसों में विद्युत के संचालन के संबंध में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो भी किस क्षेत्र में? फिजिक्स में गैसों में विद्युत के संचालन के संबंध में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? कब मिला था? किसके लिए मिला था? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द गैस। बात समझ में आया? और ये किस क्षेत्र में इनको मिला था? फिजिक्स में मिला था। बात समझ आया? तो इस प्रकार से ध्यान देना। तो ये था पहला मॉडल, या कह सकते हैं थॉमसन के द्वारा दिया गया था गोलाकार वाला। ठीक है, तो ये मॉडल दिया गया था एटम के संबंध में। एनसीईआरटी के बुक में चित्र वगैरह सब दिया हुआ है, उसको करेंगे। अब है क्या लेंगे? रदरफोर्ड ये है रदरफोर्ड RUTHERFORD रदरफोर्ड। ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब ये थे रदरफोर्ड एंड his students नाम था हैंस जियोजे एंड है अर्नेस्ट मार्सडेन। इन्होंने क्या किया था? बॉम्बार्डेड बौछार कराया। वेरी थिन गोल्ड फॉयल विथ अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड फेमस प्रसिद्ध हुए अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। अब देखो, अब इसी को मान लीजिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पूछेगा तो क्या हो गया? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या लिखेगा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो देगा किसने किया था? तो केवल एक तो विकल्प देगा रदरफोर्ड और दूसरा विकल्प देता है उसके स्टूडेंट के साथ। बात समझ में आया? तो केवल रदरफोर्ड वाला किए तो गड़बड़ा जाएगा, उनके स्टूडेंट भी साथ में रहे थे तो नाम भी दो दिया गया है। बात समझ में आया? ये दो क्या था? उनके मुख्य स्टूडेंट रहे होंगे, साथ में उनके क्या कहते हैं? इस प्रयोग के साथ दिए होंगे, तो इसलिए नाम लिखा गया है। बात समझ में आया? क्या किया? बॉम्बार्डेड का बौछार कराया। क्या कराया? बौछार कराया। किस पर? वेरी थिन बहुत पतले गोल्ड फॉइल। फॉइल पर पतली पन्नी। फॉइल मैंने पन्नी करते हैं, जैसे दवाई के ऊपर पतली सी एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ा देते हैं, तो जितना पतला मंगाया जा सकता फॉइल उसको करते हैं पतली पन्नी। मिठाई को देखते भी चिपका देते हैं एल्यूमिनियम वाला।
बर्फी रसगुल्ला भी चिपका देते हैं। बात फॉइल मैंने पन्नी। अब ये पूछेगा कि किस धातु की पन्नी थी, गोल्ड की थी। विकल्प दे देगा, एक गोल्ड दे देगा, चांदी दे देगा, सिल्वर दे देगा, अच्छा और एल्यूमिनियम कुछ भी दे सकता है। तो सही वाला हो गया गोल्ड की पन्नी ली थी। ठीक है, क्या कहा था, अल्फा कीड़ों का उसमें बौछार कहा था, अल्फा पार्टिकल का। तो इसके लिए भी तुमको जानने के लिए दे देगा इसका बौछार क्या था, एक दे दे अल्फा, दूसरा दे बीटा, तीसरा दे दे गामा। बात समझ में? तो तुमको याद है कंफर्म कि अल्फा कीड़ों का ही बौछार किया तो कंफर्म है, नहीं तो -1 नंबर। बात समझ में? अल्फा कीड़ों का बौछार करा, ठीक। तो उसके बाद क्या हो गया, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसको अल्फा कीड़ों का प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। अल्फा कीड़ों का प्रकीर्णन का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। फिर वही काम जैसे हम लोग पढ़े थे, कैनार रे में पढ़े थे, कैथोड रे में पढ़े थे, जिसमें क्या था, कोई पदार्थ लगाया गया था चमक को जानने के लिए। क्योंकि अल्फा कार्ड या चाहे कैथोड जो रे रहे थे, किस पदार्थ का लेप लगाया गया था, जिंक सल्फाइड का। बात समझ में? उन्होंने क्या किया था, ऐसे देखो ऐसे बना दिया था एक ये सोर्स है, ये देखो समझ लिया थोड़ा सा, किताब में दिया है ये सोर्स, आप इसको कह सकते हैं सोर्स है ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का ये सोर्स है जिससे अल्फा कण निकल रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, ये ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है, इसको मैग्नीफाई करने के लिए, एक दिशा में करने के लिए, और फिर इधर से यहाँ ऐसे लगा दिया, ऐसे राउंडेड ऐसे लगा दिया, ऐसे राउंडेड हो गया। यहाँ पे किसकी पन्नी लगाई, पन्नी गोल्ड की पतली सी पन्नी लगा दी, इस पे अल्फा कण का बौछार करा। ठीक है, ये दिशा को कंट्रोल करने के लिए है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ से अल्फा कण निकलेंगे और ये इसको मैनेज करेगा। और यहाँ से क्या होगा, ये गोल्ड की पतली पन्नी है। बात समझ में? फिर उसके चार कपड़ों ने क्या किया था, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बना दिया था, उस पे भी वही जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया था। अब जान ही रहे हो जिंक सल्फाइड का लेप क्यों लगाया था, क्योंकि उस पे टकराएंगी तो चमक उत्पन्न होगा, चमक उत्पन्न होगा तो दिखाई देगा कि जो अल्फा कार्ड निकली थी वह किधर गई। बात समझ में? तो जिधर जाएगी, जैसे इस पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगा, वो चमक उत्पन्न करेगी। अब पतला पन्नी लेने के पीछे क्या है, पतला पन्नी लेने के पीछे क्या है, तो थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करो। ये वाला चित्र में तो दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसे आगे, जैसे आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। और उन कणों को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो आप उन्हें सपोज है ये पदार्थ है, ये है कोई पदार्थ है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये सब क्या है, लाइन से एटम है, ये सब क्या है, लाइन से एटम है। अब इसके लिए उन्होंने खूब पतला लिया, यानी ऐसे पतला पतला काट दिया। इसका मतलब क्या हो गया, उसमें एक परमाणु लाइन से दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया, समझ आएगी नहीं बात? जैसे बताइए थर्माकोल, देखो थर्माकोल खेलते हो ना, अच्छा अभी भी खेलते हो तुम लोग थर्माकोल। थर्माकोल देखो सफेद सफेद रहता है, तो थर्माकोल ऐसे काटा जाता है तो गोल गोल ऐसे दिखाई देता है। तो सोचो उसमें जो गोल दाने होते हैं, एक एटम है। क्या है, एक एटम है। तो जब हम उसको काटेंगे ऐसे खूब, जितना पतला काट सकते हो, बस एक एटम ऐसे रहे, ऐसे ऐसी समस्या हो जाएगी। बात समझ में आया? तो पतला पन्नी इसीलिए लिया था, ये लगभग 10 नैनोमीटर लिया था, 10⁻⁹ मीटर। नैनो माने -9 मीटर, इतना पतला पन्नी लिया था। वो इसीलिए लिया था ताकि एक में एक ही परमाणु रहेंगे। अब उन्होंने क्या देखा, ऐसे ही है। अब इसको थोड़ा सा और हम बड़ा बना देते हैं। सपोज ये ऐसे हो गया, पतला पन्नी उन्होंने लिया था, ऐसे बनो, ऐसे ऐसे सपोज पतला पन्नी का ये वाला सिस्टम है। बात समझ में आया? अब उन्होंने क्या देखा, ये पतली पन्नी यहाँ है, तो ये दिशा जानने के अब क्या होता था, अधिकांशतः अल्फा कण जैसे ऐसे निकलते थे वह सीधे चले जाते थे। बात समझ में आया? क्या दिया, सोने की पतली पन्नी दिया,
क्या किया, अल्फा कण का बौछार करा, उसके पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड से लगा हुआ पर्दा लगा दिया या स्ट्रक्चर बनाया। क्यों लगाया, चमक उत्पन्न, क्योंकि अल्फा कण जिंक सल्फाइड पे टकराती है तो चमक उत्पन्न करती है, तो चमक उत्पन्न होगी तो क्या होगा, पता चलेगा किधर वो जा रही है। यानी जो अल्फा कण इधर से निकल रही है उसकी दिशा जानने के लिए, उसकी स्थिति जानने के लिए जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। बात समझ में आ? पन्नी क्यों लिया, क्योंकि इतना मान करके कि एक सिरे में एक एटम ऐसे पे अवस्थित है, इसीलिए पन्नी लिया। किसकी पन्नी लिया, गोल्ड की लिया। कौन लिया, रदरफोर्ड लिया। उसके बाद क्या किया, अल्फा कण का बौछार किया। बोलो, पता देगा कि विश्व जगह हो, अल्फा कण का बौछार किया। अब देखा, पहला देखा कि अधिकांशतः जो अल्फा कण निकल रहे थे वो सीधे चले जाते थे। अधिकांशतः अल्फा कण निकल रहे थे, क्या होते थे, सीधे चले जा रहे थे। तो जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष भी हम लोग आगे लिखेंगे, क्या देखा वो भी हम लोग को लिखना है, लेकिन समझ लीजिए एक दिशा में। तो क्या हो गया कि उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, क्या हुए, बिना विचलित हुए सीधे आर पार चले जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है, जो एटम है, उसका अधिकांश हिस्सा खाली है, इम्पटी। क्या है, अधिकांश हिस्सा खाली है। कैसे निष्कर्ष निकाला, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे बिना विचलित हुए निकल जाती थी। कैसे पता चला, जिंक सल्फाइड से पता चला। बात सुन लिया। उसके बाद फिर उसने देखा कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा ऐसे विक्षेपित हो रही थी। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो रही थी। तो विक्षेपित हो गया तो अब जो सीधे इधर जाके कुछ टकराएंगी। बात समझ में आया, इधर टकरा, यहाँ चमक उत्पन्न करेगी, यहाँ चमक उत्पन्न करेगी। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रही थी। अब जो अल्फा कण होता है वह धन आवेशित कण होता है, 2He4 होता है, धन आवेशित कण है। अब बात है, तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, क्योंकि जो अल्फा कण है, क्या है, अल्फा कण है, वह धन आवेशित कण है। कौन कण है, धन आवेशित कण है। तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हुआ, इसका मतलब उस एटम के बीच में कोई ऐसा भाग है जो धन आवेशित है, जो क्या है, धन आवेशित है। उसी धन आवेश, जो हम सभी जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है। जो बात समझ में आया, तो बीच में कोई धन आवेशित भाग है जो इसको क्या कर रहा, अपने मार्ग से विक्षेपित कर दे रहा। क्या कर दे रहा, उसके मार्ग से विक्षेपित कर दे रहा। कौन कर रहा है, उसके बीच में धन आवेशित भाग है। उसी धन आवेशित भाग को बाद में नाम दे दिया गया। तो बीच में क्या है, धन आवेशित भाग है जो इनको उनके मार्ग से विक्षेपित करता है। दूसरा चीज उन्होंने देखा, तीसरा, ठीक है, तीसरा उन्होंने देखा कि बहुत कम, 20,000 में एक, बहुत कम ऐसे कण थे जो अपने मार्ग से जाते थे और वही वापस भी हो जाते थे। ठीक है, मतलब 100 जैसे गए और 180 डिग्री वापस होकर वापस चले जाते थे। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, बहुत कम की बात है, बहुत कम ऐसे किरण थी, यानी लगभग 20,000 में एक कण ऐसी होती थी जो कि जाती तो थी लेकिन टकरा कर 180 मुड़कर फिर वापस चली जाती थी। तो उनके मन में ये विचार आया, एक कॉन्सेप्ट आया कि परमाणु जो होता है, परमाणु के बीच में कोई ऐसा बहुत छोटा 20,000 में एक, यानी अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है जिसको अल्फा कण भेद नहीं पा रहे, छेद और छेद की तौर पर निकल जाती। बात समझा, तो भेद नहीं पाती है और पुनः वापस लौटकर चली जाती है। तो उन्होंने बाद में उसका क्या नाम रखा, नाभिक रखा। बात समझ में, तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आया, इसमें किसी कोई दिक्कत। अब इसी चीज को हमको, ये वाला जो चित्र ये किताब में आपको दिया है, ये वाला जो बुक है इंटर वाले में, फर्स्ट वाले बुक में दिया है, ये वाला बुक नहीं दिया है, ये वाला जो फिगर है ये वाला बुक में नहीं दिया। कुछ केवल आपको समझाने के लिए समझाया गया कि क्यों लिया था। बात समझ में आ गया, तो इस प्रकार से कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इसका सिद्धांत हम लोग लिखेंगे, क्या किया क्या देखा, वही चीज जो हमने समझा उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है,
तो आगे लिख लीजिए, फिगर बढ़ा दिए थे, इस पे लिख लीजिए मोस्ट ऑफ, नंबर 1 है, नंबर 1 लिख लीजिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, passed through the gold foil undeflected, बिना विचलित हुए। मोस्ट ऑफ, अधिकांश, मोस्ट ऑफ यानी कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से आर पार बिना विचलित हुए चली जा रही थी, बिना विचलित हुए चली जा रही थी। नंबर 2, ए स्मॉल फ्रैक्शन, small fraction of the alpha particles was deflected by small angle, छोटे से कोण पर विक्षेपित हो रही थी, डिफ्लेक्टेड, विक्षेपित हो रही थी। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक, 1 in 20,000 bounced back that is where deflected by nearly 180° angle. कुछ नहीं लिख पाया क्या? फिर लिखो। अब है इसमें कंक्लूजन, जो इन्होंने प्रयोग किया था उसका क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन। ठीक है, तो पहला आपने पढ़ा था कि क्या हो गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे बिना विचलित हुए चली जा रही थी, तो उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये निकाला पहले वाले से, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द atom is empty, as most of
the alpha particles passed through the foil undeflected. बिना बीच के इसमें निकल जाए थी, इसी की वजह से। A few positively charged alpha particles were deflected. इसका निकाला ये था द positively charge has to be concentrated in a very small volume. Very small volume. The volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of atom, to the total volume of the atom. The radius of atom is about 10 to the minus 10 meter, और न्यूक्लियस का है 10 to the minus 15 meter. कोई दिक्कत इसमें? कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसा चीज जो ना समझ में आया हो? कोई दिक्कत होगा तो बताना, नहीं दिक्कत होगा कोई बात ही नहीं। लेकिन यह भी चीज है क्या, मोर रीड मोर कंफ्यूजन। जितना अधिक पढ़ते हो उतना ही अधिक क्या होगी भाई, खा रहा हो मुंह के साथ में सीधे। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक कंफ्यूजन होगा, जितना ही नहीं पढ़ेंगे उतना ही कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर किसी के पास कंफ्यूजन नहीं हो रहा मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी के पास सवाल नहीं है। रेडियस है, ये न्यूक्लियस का रेडियस 10 to the minus 15 मीटर है, और ये एटम का परमाणु का 10 to the minus 10
ये देखो, ये पूरे परमाणु का जो रेडियस लगभग बताया गया, रेडियस बने त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या बने, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। व्यास कहते हैं ना उसको, नहीं, व्यास की तरफ चलते, ये हो गया रेडियस, यहाँ से चल, ये हो गया यहाँ से यहाँ, यानी किसी केंद्र से उसके पैर पे जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो पूरे परमाणु का 10⁻⁻10 मीटर रेडियस है, जबकि न्यूक्लियस का 10⁻⁻15। तो 10⁻⁻10 अधिक है कि 10⁻⁻15 अधिक है? 10⁻⁻10 अधिक है। बात समझ में आया? तो पूरे परमाणु का रेडियस इतना होता है, जबकि उसकी तुलना में जो नाभिक है बहुत ही कम, निग्लिजिबल है, बहुत कम, नगण्य कह सकते हैं। 10⁻⁻15 मीटर के फुट के आसपास रहता है, ठीक है। अब जो 9 में अगर कोई कंपटीशन देते हो 9th 8th वाला, तो पूछता है उसमें कि क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ एटम इज नियरली, एटम का रेडियस पूछ सकता है, न्यूक्लियस का रेडियस पूछ सकता है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, कौन प्रयोग किया था, उसका नाम पूछेगा। 9th में है ये सारा पेटकर, 9th में रदरफोर्ड का ये मॉडल है सब पूरा उसमें जी। हाँ ठीक है, असल में जी ध्यान देना, और अगर याद करें तो ठीक है, लेकिन यह याद करो कि एनसीईआरटी में जितना दिया है, ये एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें जितना दिया उसको याद कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसी से आएगा। क्वेश्चन जो आना है, चाहे नीट की बात करो चाहे जेईई की बात करो, सब उसी से आना है। तो पहले उसी पे याद करो, जब वो याद हो जाए उसके बाद और चीजें याद करना, ठीक है। यहाँ तक जो एनसीईआरटी बुक में जो वैज्ञानिक लोगों का नाम दिया है, हिस्ट्री वगैरह दिया है, उससे भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या किए थे, कब किए थे, किस स्कूल में पढ़े थे, कब पैदा हुए और कब चल बसे थे, ये सब भी पूछता रहता है। तो इसलिए उसको भी याद करते रहना। ये तो हो गया रदरफोर्ड का अल्फा किरणों का प्रकीर्णन प्रयोग। कौन प्रयोग? प्रकीर्णन प्रयोग, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किसका था? रदरफोर्ड का। किसका था? रदरफोर्ड का। अब उस प्रयोग पे निष्कर्ष भी हम लोगों ने पढ़ा, कंक्लूजन। अब उसके आधार पर उन्होंने अपना मॉडल लिया था, परमाणु मॉडल दिया था। तो ये आपको लिखना है रदरफोर्ड मॉडल, हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड, लिख दिया जाए मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल प्रैक्टिकल वगैरह सब समझी गए। तब इनके मॉडल व्यवस्था लिखेंगे, द पॉजिटिव चार्ज एंड most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region known as what? Nucleus. Known as nucleus. The nucleus is surrounded घिरा होता है by electrons that move around the nucleus
nucleus with a very high speed in circular paths called orbit. Electrons and the nucleus, electron and the nucleus are held together by electrostatic forces of attraction. लिखा आपने किसकी सहायता से? कलम की सहायता से। कहा लिखा? कॉपी पे लिखे। ठीक है, तो लिखा गया है। इन्होंने अपना मॉडल दिया था कि दे रदरफोर्ड दे। किस पर आधारित था वो? एक्सपेरिमेंट पे। कौन एक्सपेरिमेंट था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किस पे किया था? गोल की पतली फॉइल पे, यानी पन्नी। ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष दिया था, क्या था? द पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज धन आवेश एंड मोस्ट ऑफ मासेस ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का अधिकांश मास, ठीक है, डेंसली मतलब बहुत घना, डेंस मतलब सघन होता है, डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड संघनित होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन अत्यधिक छोटे से भाग में। किसी परमाणु का धन आवेश और उसका लगभग समस्त भाग परमाणु के अत्यंत छोटे भाग में केंद्रित रहता है। उस छोटे से भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। कहां पाया जाएगा? परमाणु के बीच में, मध्य में। बात समझ में? उसी में सब धन आवेश रहेंगे, सब धन आवेश भी रहेंगे और सब भाग भी रहेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, यानी जो केंद्रक होता है वह सराउंडेड में घिरा होता है, सराउंडेड में घिरा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। क्या घिरा होता है? न्यूक्लियस। किससे? इलेक्ट्रॉन से। और वो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, गति करते रहते हैं अराउंड बने चारों तरफ। किसके? न्यूक्लियस। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। किस स्पीड से? हाई स्पीड। किस स्पीड से? हाई स्पीड। बात समझ में आई? ये समझना, ये जो स्पीड है, मोशन है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कण है कोई रुका नहीं है, कोई रुका नहीं है। जो रुक रहा है समझो उसका अस्तित्व खत्म होगा, जो रुक रहा है उसका अस्तित्व खत्म होगा। तो वही परिभाषा जीवन के साथ भी है, वही परिभाषा जीवन के साथ है। जीवन का मतलब निरंतर एनर्जी का उपयोग होता है वातावरण से, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है तो उसका उपयोग होता रहता है। और जैसे ये एनर्जी लेवल कम होने लगता है, यानी कि आदमी रुकने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, आराम करने की कोशिश करता है, मतलब एनर्जी का उपयोग कम हो रहा है, तो समझ लो वो अपने विनाश की ओर जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड का भी नियम है और पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का ये नियम है, जो रुका खत्म, जो आराम किया खत्म। बात समझ गया? इस जगह चाहते हो जीवन में अस्तित्व बना रहे, ऑलवेज लिव इन मोशन, हमेशा गति में रहना है। बात समझ गया? भाई कहते हो शेर जंगल का राजा, क्यों राजा भाई? वो शरीफ है? नहीं, शरीफ नहीं है। जिसको पता है दवाई दबोल खा पी के फिट कर लेता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है।
तुम लोग भी क्या हो जीवन के ऐसे क्षण में जो एनर्जी कलेक्ट करने के मूड में हो, अगर ठीक से एक्टिव रहोगे तो कलेक्ट कर लोगे, नहीं तो तुम भी एक तो शेर है दूसरा बकरी बनी है, या तो शेर बनोगे नहीं तो बकरी बन जाओगे। सोचना तुम्हारे में, चॉइस इज योर, चुनाव तुम्हारा है क्योंकि जिंदगी भी तुम्हारी है। लास्ट में बताया इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड बंधे रहते हैं, हेल्ड में बंधे रहते हैं कैसे? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई आपने पढ़ा था इधर रीड को आकर्षित करता है, प्लस माइनस को आकर्षित करता है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होते हैं सब आपस में वैद्युत आकर्षण की वजह से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण की वजह से बंधे रहते हैं। बात समझ में आया? इस प्रकार से ये रहा रदरफोर्ड का मॉडल, इसका मॉडल था रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। ये कुछ मॉडल के विषय हम लोग पढ़ लिए, इतिहास टाइप का, लाइक हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ से चीजें आगे बढ़ती है, कैलकुलेशन वाला दौर आ जाएगा, ये थोड़ा सा याद करना। कोई घड़ी पर के आगे नहीं बैठा है, साथ साथ अभी ठीक है। चलो हैंग डालो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, देखना एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर यानी जेड। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ससरी और आइडिया सब लोग देख सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि जो परमाणु होता है, क्या होता है? परमाणु होता है, उसके बीच में नाभिक होता है। अभी हम लोग पढ़े थे क्या होता है? नाभिक होता है, रेडियस 10 प्रकार माइनस 15, 10 प्रकार माइनस 15 क्या मीटर। अब तुमको भूलियाने के लिए मीटर को या सेंटीमीटर में दे देगा तो डाटा बदल जाएगा। भाई 10 प्रकार माइनस क्या है? 10 है, तो उसको मीटर को या सेंटीमीटर का माइनस 10 से खट किए आएगा, माइनस 1 नंबर लेके चले आए। बात समझ में आया? तो हमेशा चौकन्ना रहना है, क्लियर रहना है कंपटीशन में, समझ गए तिवारी जी? तो क्या करना था इसमें? इसका रेडियस 10 प्रकार माइनस किसका? ठीक है, न्यूक्लियस का। हमको बीच में बोले, हमको लगा एटम बोले, ठीक है। अब देखो एक और चीज, जैसे इसमें बताया गया जो नाभिक होता है इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है, कौन आवेश रहता है? किस पर? कहा पाया जाता है? न्यूक्लियस में। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। बात समझ में आया? अब ये जो न्यूट्रॉन है इसकी भी चर्चा होती, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन भार होता है। भार कितना बताया गया था? चलो ठीक है, ये बताया गया था प्रोटॉन के भार से थोड़ा सा अधिक होता है, बात ये बताया गया था। तो क्या हो गया? हम लोग पढ़े नाभिक, नाभिक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी तुम्हारे सिलेबस में इतने से मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा और भी होते हैं, मेसान होते हैं, बाई मेसान होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, तमाम प्रकार के उपकरण होते हैं, सब सारी चीज, लेकिन उसको अभी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश, ठीक है। अब ये देखो उसके चारों तरफ कोष पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, कोष पाए जाते हैं यानी सेल पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसमें चक्कर लगाते हैं? कोष में। किसमें चक्कर लगाते हैं? कोष में चक्कर लगाते हैं। अभी इसके पहले चर्चा हुई थी कि जो भी परमाणु होते हैं उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो जितना धन आवेश रहता है उतना ही ऋण आवेश, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। बात समझ में आया? अब थोड़ा सा समझना, परमाणु क्रमांक का मतलब सीधा सा मतलब यह है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को उसको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। बात समझ में आया? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब जैसे मान लो किसी बात, जैसे मान लो आया यह नाइट्रोजन है,
क्या है ये नाइट्रोजन है, उसके ऊपर ऐसे लिख दिया, देखते हो ऐसे लिखा गया था। तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है। क्या है, परमाणु क्रमांक है। अब इससे ये चीज तो क्लियर हो गया कि परमाणु क्रमांक पढ़े कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, बात समझ गया। तो जैसे ही ये 7 आए सब तुम्हारे दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितना है, 7। नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितना है, 7। बात समझ आ गया। एक चीज और पढ़ा गया कि जो परमाणु होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी 7 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 हो जाएगी। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े, नाभिक की जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। यानी कह सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स इन कहा, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर रहेगा नहीं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। तो बराबर लिख लो, लिखो तो जेड लिखो ना, बराबर करके लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। किसी कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और समझना। अब यहाँ तक लिख लिया, मान लो परिभाषा का है, वही नीम में परिभाषा तो पूछेगा नहीं, उसको एप्लीकेशन पूछेगा। लेकिन वही 9, 10, 11 वगैरह है या यूपी बोर्ड परीक्षा है तो उसको पूछेगा परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं। तो बताइए परमाणु क्रमांक एक तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उस तत्व का, किस तत्व का, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक उस जरूर करेंगे, घबराएगा मामला भाई। अगर नाइट्रोजन का 7 है तो नाइट्रोजन का है, और ऑक्सीजन का 8 है तो ऑक्सीजन का है। बात समझ में आया। तो कह सकते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। किसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो एक और चीज है, बताया गया कि परमाणु जो होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या और आगे इसको मिटाने का लाभ मिटाएंगे तो लिख देंगे क्या, बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बराबर करके लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, यानी कि परमाणु क्रमांक का नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो कोई एक रहेगा तो दोनों आप जान जाएंगे। ठीक है, एक और चीज दिख रहा है आपको, एक और लिखो मास नंबर। ये लिखो मास नंबर, मास नंबर, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम लोग जेड कह रहे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्लस है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी एन। ठीक हो गया। अब देखिए मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, ये बराबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ देखो, यहाँ पे 3 चीजों में संबंध है। मास नंबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन तीनों में कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा निकाल सकते हो। जैसे मान लो यही सब लोग दाएं बाएं करके देख दे, और मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ रहा है, तो इसी सूत्र से क्या जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ क्या हो गया, प्रोटॉन्स बराबर क्या हो जाएगा, ए ऑफ माइनस एन। भाई द्रव्यमान संख्या मास नंबर है, और उसमें से क्या कर दिए, न्यूट्रॉन की संख्या को घटा दिए।
अब फिर वही दशा, नंबर आप अगर न्यूट्रॉन पूछ रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, नहीं? हाँ ठीक है, कहाँ कर दिए, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, तीन में से कोई दो दिया रहेगा, पक्षांतर पे करके निकाल देंगे, किसी कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे देखो, ये है क्या बोलते हैं, ये 26 या फिर 56 है। चलो क्वेश्चन करो, 26 FE 56, ये देखना था। एक चीज और देख लो, एक मिनट, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ किताबें इधर में लिखा गया रहता है, ठीक है। तो ऊपर लिखा रहेगा वो मास नंबर आएगा, नीचे रहेगा तो एटॉमिक नंबर आएगा। तो क्वेश्चन है 26 FE 56 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 26 FE 56। नहीं लिखो, डू ऑन योर कॉपी। चल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन 26 FE 56। आपने लिखा 26 या 56, निकाला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खुद सवाल मिलते हैं इस पे। अभी देखा शुरू हो गया केमिस्ट्री का पंक्चर, क्या कहते हैं उसको, औजार पे जरूरी का सब तो शुरू हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते जाओगे तो आता जाएगा सवाल, बहुत आएगा सवाल। तो इसलिए जो भी है पढ़ना, इसको कॉन्फिडेंटल लाना, ठीक है समझ लिए, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। आप देखो यहां से हम करते हैं, मान लो तो हम लोग पढ़े ये 26 क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो 26 है सीधे तो लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26, प्रोटॉन की संख्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो गया, 56 माइनस 26 हो जाएगा 30। बहुत अच्छा, देखना ठीक है। तो हो गया, आपको कोई दिक्कत, यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। ये देखो 92U235 यूरेनियम, इसका निकालो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, खर्च निकालो, दे देना, कोई दिक्कत। बानवे 235, ठीक है। तो सीधे जो लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा, मान लो ऐसे लिखेंगे P, यानी कितना हो जाएगा 92, E लिखे 92, N क्या हुआ 140, सही है, ठीक है। देखने से आपकी किताब में ढेर सारा क्वेश्चन दिया होगा। अरे तो हम कल कोशिश करते हैं, कल आपको असाइनमेंट मिलेगा इस पे, लेकिन एक और चीज समझना है, एक और चीज समझना है, लेकिन पहले सोच रहे हैं तो लोग इस पे सवाल में कुछ करके आओ, क्योंकि इसे थोड़ा सा और आगे जैसे प्लस आयन और माइनस आयन वाला जो होता है उसका लिखना है, लेकिन पहले इस पे कुछ 10-20 तुम्हारे पास क्या है असाइनमेंट, शुरुआत वाला है, एटॉमिक नंबर वाला है, एटॉमिक नंबर वाला है ना सीट, उस एटॉमिक नंबर पे दिया हुआ सबका एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है, तो उसका उपयोग करके और क्या कम से कम 50 रुपए लिख लो, क्या हो गया फ्रॉम 1 to 50,
उसका नाम लिखना, तत्व का नाम लिखना, एटॉमिक नंबर लिखना, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखना, ऐसे काफी बढ़ा देना। ऐसे हो गया एटॉमिक नंबर, यहाँ नेम हो जाएगा और यहाँ खींचना, क्या ऐसे खींचना, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। बात समझ में आया? 1 से 50 तक करके आना, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो पूछना। इसके बाद कल इसे थोड़ा सा और